हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं एक बड़ा अच्छा अध्याय का नाम भी अच्छा है, नाम है गिल्लू। तो अपने पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। गिल्लू गिलहरी के बच्चे का नाम है। एक दिन उसे घायल अवस्था में पाकर प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने उपचार करके नवजीवन दिया है। गिल्लू लेखिका से विशेष लगाव रखता था। यहाँ उसके स्वभाव, सूझबूझ एवं कार्यकलापों का चित्रण किया गया है। इस पाठ से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति रखने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा पशु प्रेमियों से बहुत प्रेम करती थी, तो उनके द्वारा लिखे गए लेख ज़्यादातर पशु पक्षियों के विषय में ही हुआ करते थे। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया लेख है, आइए बढ़े उसके बारे में। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास यानी कि अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ है, अर्थात वो छोटा जीव याद आ गया, स्मरण, जो इस लता की सघन हरितिमा, सघन यानी कि बहुत ज्यादा गहरी हरियाली, सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से लगे बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले में चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। अर्थात दो कौवे, ऐसा लग रहा है पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। तभी गमले और दीवार के बीच में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। दृष्टि अर्थात नजर। एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाके देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा। संभवतः की यानी कि बिल्कुल संभव है कि वो अपने घोंसले से गिर पड़ा है। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, अर्थात वो उसे अपना आहार बनाना चाहते हैं कि आसानी से मिलने वाला आहार उन्हें मिल गया। दो कौवों की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। छोटे से प्राण के लिए दो चोंचों के घाव बहुत थे। अतः वह निश्चेष था। ऐसा लग रहा था उसमें कोई चेष्टा ही नहीं है। निश्चेष सा गमले से चिपका पड़ा था, अर्थात अपना प्राण बचाने की वो कोशिश कर रहा था गमले के बीचों बीच। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली सी बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत, उपचार यानी कि इलाज के बाद, उपरांत यानी कि बाद, उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया है, आश्वस्त यानी कि विश्वास से भरा हुआ, इतना आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अर्थात वो लेखिका के पास आने लगा और अब वो ठीक हो गया था। दूध पानी पीने लगा था। कौन? गिलहरी का बच्चा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, यानी कि जो रोए अभी उठे भी नहीं थे, स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चमकीली आंखें सबको विस्मय करने लगी, अर्थात आश्चर्य में डालने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। अर्थात गिलहरी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया गिल्लू, इससे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्षों तक गिल्लू का घर रहा। इसे वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता। उसकी समझदारी और कायाकलाप पर, अर्थात उसके कार्य करने का तरीका, कायाकलाप का अर्थ होता है काम करने का तरीका, पर सबको आश्चर्य होता कि वो किस तरह काम करता था। जब मैं लिखने बैठती तब सब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे बहुत तीव्र इच्छा होती थी। अर्थात जब भी मैं अपना काम करने लगती थी वो ऐसे काम करता था कि मेरा ध्यान उसकी तरफ जाए।
इसके लिए उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात अर्थात शरीर, सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। क्योंकि वो गिलहरी का बच्चा था इसलिए वह कुतरा करता था। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। अपनी भाषा में, गिलहरियों की भाषा होती है चिक चिक। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपने अपन से बाहर झांक के देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मुक्त यानी कि आजाद करना। लेखिका को लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग यानी कि रास्ते से, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच की मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। अर्थात उसे ज़्यादा टाइम घर में नहीं रखा जा सकता था क्योंकि घर में कुत्ते बिल्लियाँ भी थीं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम बन गया था। नित्य यानी कि रोज का। ये उसका रोज का काम बन गया था कि मेरे पैर से सर, सर से पैर पर वो उछल कूद करता। मेरे बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद है। अपवाद यानी इससे अलग है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से रखता और खाया करता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, अर्थात उसको काजू बहुत पसंद था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह खाने की अन्य चीजें या तो लेना ही बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत यानी कि मुझे कुछ चोटें आई, उसमें आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने झूले में जा बैठता। अर्थात वो मुझे वहां नहीं देख रहा था तो अधीर हो रहा था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। अर्थात लेखिका की याद में वो इस तरह बेचैन था कि वो अपना प्रिय खाद्य पदार्थ भी नहीं ले रहा था। मेरी अस्वस्थ था, यानी कि मेरा खराब स्वास्थ्य में वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाया रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी कि जो हमें बहुत अच्छे से जानता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उससे मेरे निकट रहने
के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। सर्वथा यानी कि सबसे पहला। कौन सा उपाय खोजा था गिल्लू ने? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना, यातना यानी कि पीड़ा, अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन अर्थात मरने की स्थिति। जब बचपन में लेखिका उसको अपने घर लाई थी तो वो इसी स्थिति में था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, अर्थात गर्मी देने का प्रयास किया कि उसके ठंडे शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए। परंतु प्रभात की प्रथम किरण, प्रभात यानी कि सूरज की, सूर्य की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई, अर्थात उसे वहां दफना दिया गया, इसलिए कि वह लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी। अर्थात सोन जूही की लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी। वो उसमें उछल कूद किया करता था, इसीलिए वहीं उसके नीचे उसे दबा दिया गया। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा ये लेख है। महादेवी वर्मा पशु पक्षी प्रेमी लेखिका मानी जाती है और उनके लेख उन्हीं से संबंधित होते हैं। तो बच्चों, ये थी महादेवी वर्मा जो पशु पक्षी प्रेमी कही जाती हैं और उनमें उनके प्रति अति स्नेह है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस पाठ से सीख लेंगे और आप भी पशु पक्षी प्रेमी बनेंगे, उनके बारे में भी सोचेंगे क्योंकि उनके अंदर भी जीवन होता है। अब इस पाठ का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।